नमस्कार, मैं दिव्या। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने वालों को सीएम योगी ने किया आश्वस्त। आज आरएसएस और भाजपा के समन्वय बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। वाराणसी में बढ़ते गंगा जलस्तर से तटवर्ती इलाकों की बढ़ी चिंता। गोवा और लद्दाख की तरह मथुरा घूमने के लिए भी बाइक या स्कूटी को किराए पर ले सकेंगे पर्यटक। उत्तर प्रदेश में खुलेगा राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसजेवीएन लिमिटेड में 308 पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम और मिनी रत्न कंपनी एसजेवीएन लिमिटेड ने दो अलग अलग अधिसूचना के माध्यम से कुल 308 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर आकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर 2023 है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट sjvnindia.com पर विजिट कर सकते हैं। यह भर्ती फील्ड इंजीनियर और फील्ड ऑफिसर के पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक डिग्री उत्तीर्ण या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त किया होना चाहिए। वहीं जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर पदों के लिए उम्मीदवारों को फुल टाइम इंजीनियरिंग डिप्लोमा या संबंधित विषय में स्नातक या पीजी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। 3 दिवसीय दौरे पर इस वजह से लखनऊ आएंगे मोहन भागवत। 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आने वाले हैं। यहां आने के बाद संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर संघ पदाधिकारियों और प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि मोहन भागवत के लखनऊ पहुंचने से पहले भाजपा और संघ के बीच समन्वय बैठक की खबर सामने आई है, जहाँ आरएसएस के साथ मिलकर काम करने की चर्चा की जाएगी। मोहन भागवत के यहाँ आने का उद्देश्य संघ की पहुंच को दलित और आदिवासियों तक पहुंचाना है। संघ अपनी शाखाओं का विस्तार दलित और आदिवासियों के बीच करेगी। बता दें कि अभी हाल में ही एक कार्यक्रम के दौरान जब एक छात्र द्वारा अखंड भारत को लेकर उनसे सवाल किया गया था, तो मोहन भागवत द्वारा कहा गया था कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत बनते जरूर दिख जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां अब ऐसी करवट ले रही हैं। जो भारत से अलग हुए हैं उनको लगने लगा है कि गलती हो गई है, हमें फिर से भारत होना चाहिए। जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाने वालों को सीएम योगी ने किया आश्वस्त। बीते ही दिनों गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे लोगों की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित निस्तारण कराएं। यह भी ध्यान दिया जाए कि किसी को भी परेशान ना होना पड़े। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो उनके एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराया जाए। यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी रूप से उनकी संतुष्टि के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही इस दौरान सरकार से आर्थिक सहायता की मांग करने वालों को उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार इलाज में भरपूर मदद करने को तत्पर है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1965 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह मनाते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1924 में भारतीय गायक सुचित्रा मित्रा का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1930 में भारतीय नर्तक इंद्रानी रहमान का जन्म हुआ था। आज के ही दिन वर्ष 1933 में भारतीय सैनिक सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिक्स का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1976 में ईसा कोप्पिकर का जन्म हुआ था, जो कि पेशे से एक भारतीय अभिनेत्री रह चुकी है। आज आरएसएस और भाजपा के समन्वय बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। आज भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लखनऊ में एक समन्वय बैठक होगी। बैठक 2 चरणों में होनी है। बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री बैठक के पहले चरण में शामिल होंगे। बैठक के दूसरे चरण में सीएम योगी भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान सरकार के मंत्रियों को बैठक में मौजूद सहयोगी जमीनी हकीकत की जानकारी देंगे। बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के देवा रोड स्थित होटल में किया जाना है। बैठक में आरएसएस के तरफ से सह कार्यवाह अरुण कुमार भी शामिल होंगे। इस बैठक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू विश्व परिषद, सहकार भारती, सेवा भारती, शैक्षिक महासंघ सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ता के भी शामिल होने की खबर सामने आई है। सपा नेता आजम खान के जौहर ट्रस्ट को लग सकता है एक और झटका। अभी हाल में ही आयकर विभाग द्वारा आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब आयकर विभाग आजम खान को एक और बड़ा झटका दे सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अब जौहर ट्रस्ट का आयकर अधिनियम की धारा 12A के तहत आयकर विभाग द्वारा पंजीकरण समाप्त किया जा सकता है। मालूम हो कि धारा 12A के तहत पंजीकृत संस्था को जनहित के कार्य करने होते हैं, लेकिन जब आयकर विभाग की रेड पड़ी तो पता चला कि ट्रस्ट ने चैरिटी में मिला पैसा निजी हितों में लगाया है। इस वजह से जो छूट ट्रस्ट को आयकर प्रावधान के तहत
दी गई है वह समाप्त हो सकते हैं। बता दें कि वर्तमान में जौहर ट्रस्ट की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूल का संचालन किया जाता है। यूपी में 900 करोड़ रुपए के निवेश की स्थापना का रास्ता हुआ साफ, रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर। गोरखपुर के औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 110 करोड़ रुपए से स्थापित प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन करने के अलावा 97 निवेशकों को भूखंडों के आवंटन का प्रमाण पत्र बीते ही दिनों सीएम योगी द्वारा सौंपा गया। बीते ही दिनों कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 26 में किया गया था, जहां 97 में से 10 निवेशकों को सीएम योगी ने स्वयं अपने हाथों से भूखंड आवंटन पत्र सौंपा। सीएम योगी के इस पहल से 900 करोड़ रुपए के निवेश की स्थापना का रास्ता साफ हो चुका है। स्थापित करने वाली फैक्ट्रियों में से 4500 लोगों को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे इंडो जापान श्रीलंका मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित बौद्ध अनुयायियों के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि अष्ट धातु से निर्मित है। गौतम बुद्ध की यह मूर्ति जापान से लाई गई थी। जब यह मूर्ति जापान से लाई गई थी तब यह 2 टुकड़ों में बटी थी। जब मूर्ति को स्थापित किया गया तब इसे जोड़कर बनाया गया। इसका निर्माण खर्च जापानी राजशाही द्वारा उठाया गया था। इसकी वास्तुकला देखते बनती। मंदिर का निर्माण गुंबद के आकार में बना हुआ है। चारों तरफ से घिरे पार्क में यह मंदिर पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यह सबसे बढ़िया स्पॉट है। वाराणसी में बढ़ते गंगा जलस्तर से तटवर्ती इलाकों की बढ़ी चिंता। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में चिंता बढ़ चुकी है। गंगा के बढ़ते इस जलस्तर से कई घाटों का आपसी संपर्क भी कट गया है। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से भव्य आरती का आयोजन गंगा घाट के जिस स्थल पर होता था, यह स्थल आरती के लिए लगातार 2 बार बदला जा चुका है। अब यह भव्य आरती का आयोजन अपने निर्धारित स्थान से 20 फीट ऊपर सीढ़ियों पर किया जा रहा। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बारिश के बाद नरौरा बांध, हरिद्वार और गंगा बैराज से पानी छोड़ा गया है। गंगा बैराज से छोड़ा गया पानी 20 या 21 सितंबर तक वाराणसी पहुंच जाएगा। इससे जलस्तर और भी बढ़ सकता है। अलीगढ़ के इस स्थान पर खुदाई के दौरान मिली 2 प्राचीन मूर्तियां। अलीगढ़ में अतरौली तहसील क्षेत्र के गांव चकाथल में खुदाई के दौरान पत्थर की 2 मूर्तियां मिली हैं। खुदाई के दौरान मिली इन 2 मूर्तियों को देखने के लिए ग्रामीण की भीड़ इकट्ठा हो गई और बिना प्रशासन को सूचना दिए ही जेसीबी से खुदाई शुरू कर दिया गया। बता दें कि मूर्ति किसी पुरुष और महिला की थी। चकाथाल के शिव कुमार, विजय नगरिया के ओमपाल आदि लोगों द्वारा बताया गया कि इस जगह पर कई साल पहले किला हुआ करता था। वह किला अब मलबे में तब्दील हो चुका है। खाली जमीन पर लोगों ने खेती शुरू कर दी। संभवतः विभाग को जांच करनी चाहिए। भूमि को प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लेना चाहिए। वहीं एसडीएम अनिल कटियार द्वारा बताया गया कि इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है, फिर भी पुलिस व राजस्व टीम को मौके पर भेजकर मामले की जानकारी कराई जाएगी। गोवा और लद्दाख की तरह मथुरा घूमने के लिए भी बाइक या स्कूटी को किराए पर ले सकेंगे पर्यटक। तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन में स्थानीय लोगों द्वारा बिना किसी सरकारी मदद या किसी प्रसिद्ध कंपनी के सहयोग के लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। अब गोवा और लद्दाख जैसे प्रसिद्ध जगहों की तरह यहाँ भी पर्यटकों को बाइक और स्कूटी से किराए पर घूमने की सुविधा मिलेगी। इसकी शुरुआत रमन रेती क्षेत्र के 4 दुकानदारों द्वारा की गई है। बता दें कि अक्सर मथुरा और वृंदावन में हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। इन्हीं सैलानियों की सुविधा को देखते हुए स्थानीय लोगों द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत करने वाले यश अग्रवाल द्वारा बताया गया है कि वृंदावन में आने वाले तीर्थ यात्रियों की आवश्यकता को देखते हुए बाइक वोटिंग की सुविधा की शुरुआत की गई है। उनके लिए मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध करवाई जा रही है। 1 दिन से के एवज में बाइक और स्कूटी का 600 रुपए किराया लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए बताया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। मौसम में बदलाव और तापमान में थोड़ी गिरावट से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। 2007 गोरखपुर दंगे का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने 2007 में हुए गोरखपुर दंगे के मुख्य आरोपी समीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि इस दंगे के दौरान सांसद रहे सीएम योगी ने दंगे के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर जुलूस भी निकाले थे, जिस वजह से सीएम योगी को 11 दिनों तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। बता दें कि दंगे के बाद फरार हुआ समीम चेन्नई में छिपा था। जब वह यहाँ तिवारीपुर इलाके में आया तो पुलिस द्वारा दबोच लिया गया और फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। इस मामले को लेकर एसपी सिटी द्वारा बताया गया है कि सजा के से समीम चेन्नई भाग गया था, वह गोरखपुर आया था, इसी बीच गिरफ्तार किया गया। इन जिलों के अधिकारियों के खराब कार्यशैली पर सीएम योगी ने लगाई फटकार। बीते ही दिनों सीएम योगी के सामने जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRS और सीएम हेल्पलाइन की अगस्त की टॉप 10 जिलों के रैंकिंग की प्रस्तुति हुई।
इस दौरान कार्यशैली के पैमाने पर अमेठी और कन्नौज के जिलाधिकारियों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं मुरादाबाद और रामपुर के जिलाधिकारी अपने कार्यशैली में सबसे पीछे पाए गए। वहीं सबसे अच्छे पुलिस अधीक्षकों वाले जिले में अलीगढ़ और श्रावस्ती का नाम सामने आया है और सबसे खराब कार्यशैली बरेली एसएसपी और लखनऊ पुलिस आयुक्त की रही है। जिन अधिकारियों के खराब प्रदर्शन रहे हैं उन्हें सीएम योगी द्वारा कड़ी हिदायत दी गई है। सीएम योगी ने कहा है कि 1 महीने बाद दोबारा उन सभी के कार्यों की समीक्षा होगी जिसमें खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारी जनता के लिए कारगर बनेंगे तो उनका कार्यकाल भी यादगार बनेगा। यूपी में इन क्षेत्रों के बड़े अधिकारियों का हुआ तबादला। इन दिनों लगातार उत्तर प्रदेश में बड़े अधिकारियों का तबादला देखा जा रहा। अभी फिर से 4 जिलों के डीएम और 7 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग का निदेशक रायबरेली की डीएम माला श्रीवास्तव को बनाया गया है। वहीं रायबरेली की डीएम कासगंज के हर्षिता माथुर बनाई गई है। साथ ही कासगंज का डीएम राज्य निर्वाचन आयोग में संयुक्त निर्वाचन आयुक्त पद पर तैनात सुधा वर्मा को बनाया गया है। इसके अलावा प्रतापगढ़ के डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव फिलहाल प्रतीक्षारत पर चल रहे हैं। सिद्धार्थनगर के डीएम संजीव रंजन प्रतापगढ़ का डीएम बनाए गए हैं। वहीं सिद्धार्थनगर के डीएम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ पवन अग्रवाल बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अब दलितों को ऑनलाइन मिलेगी जमीन बेचने की इजाजत। अब ऑनलाइन की अनुसूचित जाति की जमीनों को बेचने की अनुमति उत्तर प्रदेश में मिल सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया राजस्व परिषद द्वारा bor.up.nic.in पर शुरू किया जा चुका है। साथ ही अब ऑनलाइन माध्यम से तय सीमा से अधिक खरीदी गई जमीनों को विनियमित करने की अनुमति भी मिल सकेगी। इस संबंध में प्रदेश में मौजूद सभी जिलाधिकारियों को सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद मनीषा श्री घाटिया द्वारा निर्देश भेजा जा चुका है। इस निर्देश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर डीएम द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिधर को गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जमीन बेचने, दान देने, बंधक या पट्टे पर देने की व्यवस्था की गई है। यह अनुमति 45 दिनों में देने की समय सीमा तय की गई है। इसमें देरी होने की वजह से इस वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, इसलिए ऐसी जमीनों के संबंध में आने वाले मामलों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। डीएम द्वारा इसकी अनुमति अब ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जा सकेगी। निकायों को कर्ज देने के लिए सेवा शर्तों में हुआ संशोधन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में निकायों को कर्ज देने के लिए सेवा शर्तों में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। अब इस संशोधन के बाद निकायों को बताना जरूरी है कि कर्ज वापसी से उनके यहाँ वेतन और पेंशन का संकट नहीं होगा। मालूम हो कि निकायों को शहरी क्षेत्रों में विकास कराने के लिए नगर विकास विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में कर्ज देता है। विशेष सचिव नगर विकास अमित कुमार सिंह द्वारा जारी हुए शासनादेश में यह बात सामने आई है कि शासन को इस योजना में सांसद, विधायक और मंत्रियों के काफी संख्या में विकास कार्य के पत्र मिले हैं। इसलिए निकायों को इस मद में पैसे लेने से पहले स्थिति स्पष्ट करते हुए मानक के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही निकाय बोर्ड के स्पष्ट प्रस्ताव पास कराते हुए शासन को भेजना होगा। नए शेड्यूल ऑफ रेट कार्य योजना का मूल प्रस्ताव अधिशासी अभियंता के हस्ताक्षर से भेजना होगा। साथ ही यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से यदि कर्ज को कटौती की जाती है तो निकाय कर्मियों के वेतन व पेंशन आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकास के लिए जो भी प्रस्ताव भेजा जाएगा उसमें यह देखा जाएगा कि वह अन्य किसी योजना से आच्छादित ना हो। शासन स्तर से इसके बाद ही अब इस योजना में निकायों को पैसा दिया जाएगा। बेटियों को परेशान करने वाले गुंडों को सीएम योगी का अल्टीमेटम। जन कल्याण के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए सीएम योगी द्वारा कहा गया है कि कानून संरक्षण के लिए है, लेकिन कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने के प्रयास की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं बेटियों को परेशान करने वाले गुंडों को सीएम योगी द्वारा अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले यमराज के पास पहुंच जाएंगे। बता दें कि सीएम योगी द्वारा यह बातें मानसरोवर रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही गई। इस दौरान उन्होंने 343 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे आकाश चोपड़ा के बारे में। ये क्रिकेट कमेंटेटर, यूट्यूबर और पूर्व क्रिकेटर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ था। इन्होंने वर्ष 2003 से लेकर वर्ष 2004 तक भारतीय टीम में क्रिकेट खेला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनका करियर काफी छोटा रहा। इन्होंने 10 टेस्ट मैच खेले और 23 की औसत से 437 रन बनाए। वहीं भारतीय घरेलू क्रिकेट में इन्होंने दिल्ली क्रिकेट टीम, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम और राजस्थान क्रिकेट टीम के लिए खेला। इसके अलावा वे आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी खेल चुके हैं। ये स्टार स्पोर्ट्स के लिए भी लंबे समय तक कमेंट्री कर चुके हैं। यूपी में इन जगहों पर खुलेंगे देश के पहले डिजिटल होटल। डिजिटल देश का सपना धीरे धीरे साकार होता नजर आ रहा।
अब इसी कड़ी में संगम नगरी, प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या और वृंदावन में आतिथ्य क्षेत्र से जुड़ी कंपनी डिजिटल होटल और रिजॉर्ट खोलने की तैयारी कर रही है। इस डिजिटल होटल और रिजॉर्ट में चेक इन, चेकआउट से लेकर दरवाजा खोलने तक सब कुछ डिजिटली किया जाएगा। पीटीआई भाषा से बातचीत के दौरान विश्व लेजर लग्जरी बुटीक होटल एंड रिजॉर्ट्स द्वारा के संस्थापक अभिषेक शर्मा द्वारा कहा गया कि हम देश का पहला डिजिटल होटल खोल रहे हैं, जहां अतिथि को रिसेप्शन पर जाकर चेक इन व चेकआउट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह होटल के ऐप से कभी भी चेक इन व चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा कमरे के शुल्क का भुगतान, पहचान पत्र, होटल के कमरे का दरवाजा खोलने से बंद करने तक सब कुछ डिजिटली ही किया जाएगा। काम की बात में आज हम जानेंगे क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कुछ जरूरी चीजों के बारे में। लोगों के बीच इन दिनों क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का चलन काफी बढ़ता ही जा रहा। ये एक ऐसी सुविधा है जहां बैंक द्वारा बिना किसी ब्याज के हमें एक तय समय सीमा तक पैसे मिलते हैं और तय समय सीमा में ही ये पैसे आपको लौटाने भी पड़ते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस पर भारी ब्याज के साथ बैंक आपसे पैसे वसूलती है। कई बार बैंक भी हमें क्रेडिट कार्ड फ्री में देती है। कई लोग इसका इस्तेमाल बिना जानकारी के ही करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बैंक हर महीने आपके द्वारा उपयोग में लाए गए पैसों के बिल भेजती है। इन पैसों को आपको 10 से 15 दिनों में लौटाना होता है। यदि आप इन पैसों का आखिरी तारीख के बाद पेमेंट करते हैं तो बैंक आपसे लेट फी के रूप में लगभग 500 रुपए तक ले सकती है। इसलिए यदि आप इस भारी लेट फी से बचना चाहते हैं तो जब भी क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें तो पैसों को समय पर लौटाना ना भूलें। साथ ही पैसों को लिमिट से ज्यादा भी खर्च करने से बचें। क्रेडिट कार्ड की लिमिट लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक की होती है। लिमिट से ज्यादा यदि आप खर्च करते हैं तो आपसे इसके भी चार्जेस वसूले जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव की तिथि को लेकर असमंजस। वाराणसी में होने वाले देव दीपावली महोत्सव का आयोजन देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है, लेकिन यह महोत्सव किसी तिथि पर मनाई जाएगी, इसे लेकर असमंजस बन चुका है। यह असमंजस 26 नवंबर और 27 नवंबर की तिथि को लेकर हुआ है। इसका निर्णय अब विद्वानों के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। 2 दिनों में इसके तिथि की सूचना विद्वानों के तरफ से दे दी जाएगी। अब 2 दिनों के इस असमंजस के बीच नाव संचालक और होटल मालिकों के बीच काफी खुशी देखी जा रही, क्योंकि इस महोत्सव में शामिल होने आने वाले पर्यटकों द्वारा देव दीपावली की तिथि को लेकर असमंजस से 2 दिनों की बुकिंग करवाई जा रही। यूपी में बनने वाला P-07 हैवी ड्रॉप पैरासूट सेना की बढ़ाएगा शक्ति। आर्मी द्वारा रक्षा मंत्रालय की DPSU ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैरासूट निर्माण कानपुर को अति विशिष्ट P-07 हैवी पैरासूट के उत्पादन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। OPF को बदलाव के बाद पहली बार लगभग 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के अभियान के तहत इसका निर्माण किया जा रहा। भारतीय सेना ने गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता के मानकों पर अति विशिष्ट P-07 हैवी ड्रॉप पैरासूट सिस्टम को खरा पाया है। ADRDI आगरा द्वारा इस पैरासूट के विकास और डिजाइन का काम किया गया है, वही इसका उत्पादन OPM द्वारा किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में खुलेगा राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल। बेटियां भी भारतीय सेना में अपना योगदान दे सके और इसके लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खुलने वाला है। महिलाओं के लिए पूरे देश में मात्र 5 ही सैन्य स्कूल हैं। जब उत्तर प्रदेश में महिला सैन्य स्कूल खुल जाएंगे तो उसकी संख्या बढ़कर 6 हो जाएगी। मालूम हो कि हर मंडल पर एक सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा सीएम योगी की तरफ से की गई थी। इसी के तहत रक्षा मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था। बता दें कि पढ़ाई के साथ सैन्य प्रशिक्षण वात्सल्य ग्राम स्थित संवीद गुरुकुलम में दिए जाएंगे, ताकि लड़कियों के सेना में जाने का रास्ता आसान हो सके। टेक ज्ञान में आज हम बात करेंगे कैसे बनाएं व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट हुआ है, जिसके जरिए आप अपने पसंदीदा व्यक्ति या संस्थान से जुड़कर उसके बारे में हर तरह का अपडेट ले सकेंगे। इसके लिए आपको उन चैनल्स को फॉलो करना होगा। यह एक 1 वे ब्रॉडकास्ट होगा, हालांकि आप मैसेज पर इमोजी के जरिए रिएक्शन दे सकते हैं। खास बात यह है कि व्हाट्सएप चैनल को कोई भी बना सकता है। यदि आप भी अपना खुद का व्हाट्सएप चैनल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐप को अपडेट कर लें। फिर व्हाट्सएप में आने के बाद आपको चैनल्स का ऑप्शन नजर आएगा। इसके सामने आपको एक प्लस आइकन नजर आएगा, इससे क्लिक करें। फिर यहाँ फाइंड चैनल्स और न्यू चैनल्स पर आए। यहाँ आने के बाद न्यू चैनल्स पर क्लिक करें। फिर एक नया पेज खुलेगा। कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करते हुए चैनल का नाम और डिटेल्स भरें। फिर अपने चैनल का प्रोफाइल फोटो लगाएं और अंत में क्रिएट चैनल के ऑप्शन पर जाएं। आपका व्हाट्सएप चैनल बनकर तैयार हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट PCS पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है हरियाणा।
हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस देश से ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी के अधिकार वापस लिए हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। हाल ही में 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी गोपाल बागले को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। गंगा के मैदान क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है ब्राह्मण देश, ऑप्शन बी है सप्त सैंधव, ऑप्शन सी है मध्य देश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मध्य देश। वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 8। इसका सही उत्तर है 2। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।